हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजेश कुमार दुबे राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा जो क्लास चल रहा है ये VI के बच्चों के लिए, जितने स्टूडेंट हैं उन लोगों का थर्ड पेपर के क्लास चल रहा है जो सिलेबस में आपके है। ठीक है, तो मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जो भी चीज क्लास में ले रहा हूं वो सीरियल वाइज है, ताकि आप लोगों के कोई भी पेपर का एक भी टॉपिक छूट ना जाए। ठीक है, तो पीछे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पर्शीय मानचित्र निर्माण की तकनीकी और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मानचित्र शिक्षण के पूर्व की तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। ये पता है ना कि जितने भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। अगर वो IDD के हैं तो उन्हें अलग व्यवस्था लानी पड़ेगी। अगर HI के हैं तो उनके लिए शिक्षण मटेरियल सामग्री अलग होगी। VI के हैं तो उनके लिए अलग होगी। तो मान लीजिए कि VI का कोई बच्चा है, वो सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षण कर रहा है, तो वह सामान्य बच्चों की तरह सभी चीज को जो वाद विवाद से सुनेगा उसको सीखेगा, जो प्रैक्टिकल के तौर पर हाथ से करेगा वो सीखेगा, लेकिन ग्लोब मानचित्र इत्यादि का वो बताने पर ग्लोब से नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? उसके लिए स्पर्शीय मानचित्र निर्माण तकनीकी। कौन सी तकनीकी? स्पर्शीय मानचित्र निर्माण तकनीकी और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मानचित्र शिक्षण के पूर्व की तैयारी। और जो आप तैयार कर रहे हैं स्पर्शीय मानचित्र, तो उसके पूर्व क्या आपकी तैयारी, आप कैसे उसको बताएंगे, इसकी भी तैयारी आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित है, दिव्यांग है, वो बगैर स्पर्शीय ज्ञान के नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए शिक्षा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। क्या है? ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा काफी कठिन पूर्ण है। ठीक है, लेकिन यदि सही तरीके और संसाधन अपनाए जाए तो यह प्रक्रिया सहज और प्रभावी बन सकती है। लेकिन उन्हें अगर उचित मटेरियल, उचित शिक्षण प्रदान किया जाए तो उनकी शिक्षा क्या हो सकती है? प्रभावी और सहज भी बन सकती है। मानचित्र शिक्षा दृष्टिबाधित छात्रों के एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह उन्हें स्थानिक और भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा उन बच्चों के लिए नॉलेज का टॉपिक है कि इसको अगर वो जान गए तो उसे दिशा, भौगोलिक जानकारी, सभी प्रकार की जानकारी उन्हें अपने आप वो प्राप्त कर सकते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। ठीक है, स्पर्शीय मानचित्र ऐसे उपकरण हैं जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भौगोलिक जानकारी प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम बनते हैं। ये क्या है? तो उन बच्चों के लिए भौगोलिक जानकारी कि हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जा रहे हैं, ये क्या कर रहा है? एक काफी प्रभावी नॉलेज उन लोगों को प्रदान करता है।
स्पर्शीय मानचित्र निर्माण की तकनीकी का उपयोग करते समय 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगर स्पर्शीय मानचित्र आप तैयार कर रहे हैं तो 3 मुख्य बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन से बिंदु है? पहला है स्थिति संबंधी शब्दावली, जहां की जो जैसी स्थिति है वैसी क्या होनी चाहिए? शब्दावली होनी चाहिए। इसके बाद दूरी संबंधी शब्दावली, दूरी संबंधी क्या क्या शब्दावली है उसका उचित प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है दिशाओं का ज्ञान। तीसरा क्या है? दिशाओं का ज्ञान। इन बिंदुओं को दृष्टिबाधित छात्रों के साथ पढ़ाने के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक है, और ये तीनों बिंदुओं को इन बच्चों को पढ़ाते समय उपयुक्त ज्ञान देना जरूरी है। ठीक है। अब है पहला हमारा स्थिति संबंधी शब्दावली। क्या है स्थिति संबंधी शब्दावली? क्या है स्थिति संबंधी शब्द? छात्रों को यह समझाने में मदद करते हैं कि विभिन्न वस्तुएं और स्थान एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। इसमें क्या डिस्कशन किया जाएगा कि जो भी चीज वस्तुएं हैं और उस स्थान दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या महत्व है, इत्यादि के बारे में बच्चों को जानकारी प्रदान करना। ठीक है। अब प्रमुख स्थिति संबंधी शब्दावली कौन कौन है? अब स्थिति संबंधी शब्दावली कौन कौन आप बच्चे को बताएंगे? इसमें है ऊपर, आप ऊपर के बारे में बताएंगे कि ये जो चीज है ये ऊपर के जो डायरेक्शन के लिए बताएगी। अगला है नीचे, ऊपर को एबोव इंग्लिश में भी बता सकते हैं, नीचे को बिलो, दाएं के राइट, बाएं के लेफ्ट, सामने इन फ्रंट ऑफ, पीछे बिहाइंड, बीच में इन द मिडिल या इन द बिटवीन। ठीक है। तो जब आप बच्चे को बताएंगे कि एक बीच वाली जगह बताएंगे, इसके ऊपर ये है, इसके नीचे ये है, आप बच्चे को मार्गदर्शन करेंगे ना। दाएं इसमें नक्शे में या ग्लोब में इस स्थिति को दर्शाते हैं, बाएं इस स्थिति को दर्शाते हैं। मतलब सभी जो स्थिति संबंधी शब्दावलियां है एक एक जो है उस पर आप क्या करेंगे, उसको विधिवत तरीके से बताएंगे। ठीक है। अब है शिक्षण के तरीके। अब उस बच्चे को किस तरीके से आप पढ़ाएंगे? इसमें क्या है? स्पर्शीय उपकरणों का उपयोग करें, जैसे उभरे हुए नक्शे और 3D मॉडल। पढ़ाने का पहला तरीका क्या है कि स्पर्शीय उपकरण, जितने भी उपकरण है वो स्पर्शीय होने चाहिए, लिखे स्पर्श में ब्रेल में लिखे होने चाहिए। ठीक है। या चित्र कोई भी बना हो तो उभरा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि प्लेन होना चाहिए। ठीक है। उभरे हुए नक्शे और 3D मॉडल। अब है अगला, विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं को छूने और उनकी स्थिति का वर्णन करने दे, और जितने भी उस मानचित्र में चीजें हैं उन्हें छूने दे। ब्रेल वहां लिखा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, और उस स्थिति का आपको वर्णन करना है। कैसे करना है? तो मौखिक आपको बताना कि ये जो एरो मार्क है जंगल का है, ब्रेल में लिखा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, ये है नदी का। मतलब आपको हर एक चीज का विवरण बच्चे को अवगत कराना है। अब है खेल और गतिविधियों के माध्यम से उनकी समझ को गहरा करें। और मान लीजिए कि उस चीज में कहीं कोई ऐसा टॉपिक आ गया कि आप खेल के माध्यम से बता सकते हैं या बात विवाद के माध्यम से बता सकते हैं, तो उस पर उस बच्चे के साथ विस्तृत चर्चा करना। ठीक है। अब है दूरी संबंधी शब्दावली, डिस्टेंस वोकैबुलरी। दूरी संबंधी शब्दावली क्या है? दृष्टिबाधित छात्रों को यह समझाना है कि विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी को कैसे मापा और समझा जाता है। ये काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि बच्चा कहीं जा रहा है, उसे इसकी जानकारी है, तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि आप दो जगहों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि कितने डिस्टेंस पर है,
दूरी संबंधी जानकारी बच्चे को देना काफी जरूरी है। ठीक है, अब प्रमुख दूरी संबंधी शब्दावली कौन कौन है, उसमें दूरी संबंधी शब्दावली को इंडिकेट करने के लिए आप कौन कौन से शब्द यूज करेंगे। पहला है पास, पास मतलब नियर। दूसरा है दूर, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में फॉर। तीसरा है करीब, जिसको क्या कहते हैं क्लोज। और चौथा है मीटर, किलोमीटर जैसी इकाइयों का परिचय देना। और अंत में किसके बारे में विधिवत चर्चा करना, मीटर, किलोमीटर इत्यादि के बारे में विस्तृत बच्चे के सामने चर्चा करना। ठीक है, अब इसको शिक्षण के तरीके क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपके आते हैं, इसीलिए मैंने स्पेशल, आप किताब में खोजेंगे तो ये आपको जल्दी ऐसा तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अगर परीक्षा में ऐसे शब्द लिखेंगे तो काफी प्रभावी आपके लिए आंसर बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि परीक्षा में आ गया कि आप दिव्यांग यानी दृष्टिबाधित बच्चे का मानचित्र अध्ययन कराने के लिए आप उसे कैसे पढ़ाएंगे या कैसे शिक्षित करेंगे, तो जितने विधि बता रहा हूं ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर बन सकता है। ठीक है, तो इसमें है शिक्षण के तरीके किसके, दूरी संबंधी के। छोटे और बड़े वस्तुओं को पहचानने के लिए स्पर्श आधारित गतिविधियां, छोटा और बड़ा को पहचानने के लिए कैसी गतिविधियां होना चाहिए, स्पर्श आधारित होना चाहिए। दूरी का अनुमान लगाने के लिए वस्तुओं को उनके सापेक्ष माप में प्रस्तुत करें। दूरी का पता लगाने के लिए सापेक्ष माप, स्केल का भी यूज कीजिए, स्पर्शीय स्केल इत्यादि का आप यूज कर सकते हैं। छात्रों को स्पर्शीय रेखाओं के माध्यम से दूरी का अनुभव कराए। स्पर्शीय रेखाओं के माध्यम से क्या कराए, दूरी का अनुभव। ठीक है, अब है दिशाओं का ज्ञान। अब दिशाओं का ज्ञान, लास्ट क्या हमारा है, दिशाओं का ज्ञान, डायरेक्शन नॉलेज। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन नॉलेज। दिशा ज्ञान दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्थानिक दिशा निर्देशों को समझने और लागू करने का आधार है। ये दिशा निर्देश क्या है कि जितने भी स्थानिक दूरियां है, जगह जाने का है, उसको पहला पड़ाव पार करने का ये काफी उपयुक्त तरीका है। ठीक है, और प्रमुख दिशाएं और संबंधित शब्दावली, इसके कौन कौन से प्रमुख दिशाएं हैं और संबंधित शब्दावली है। ठीक है, पहला है नॉर्थ। नॉर्थ आप लोग जानते हैं, नॉर्थ को क्या कहते हैं, उत्तर। दूसरा है साउथ, तीसरा है ईस्ट पूर्व, और चौथा है वेस्ट पश्चिम। आप दिशा के बारे में बच्चे को बताएंगे कि मानचित्र या जहां खड़े हैं वहां से दिशा का हम पता कैसे लगाएंगे, पूर्व किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। ठीक है, अब है इसके शिक्षण के तरीके। अब इन बच्चों को पढ़ाने के शिक्षण के तरीके कैसे प्रभावी होंगे। दिशाओं को समझाने के लिए कंपास और स्पर्शीय चक्र का उपयोग करें। दिशा को समझाने के लिए किस चीज का, सामान्य बच्चों में भी और दिव्यांग बच्चों में भी किस चीज का यूज होता है, कंपास का प्रयोग होता है। लेकिन जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसा होना चाहिए, स्पर्शीय चक्र और कंपास का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब है दिशा ज्ञान को बढ़ाने के लिए खेल जैसे दिशा बताओ का आयोजन करें। बच्चे में ज्यादा यादगार मेमोरी बढ़ाने के लिए उसे खेल संबंधी प्रयोजन कराएं और उसे डायरेक्शन देके आप पूर्व दिशा में जाइए, पश्चिम दिशा में जाइए, दिशा का ज्ञान उसको खेल के आधार पर समझाइए। ये भी क्या है, एक प्रभावी तरीका है। छात्रों को खुद से दिशाओं की पहचान करने का अवसर दे और उन्हें खुद से दिशा पहचानने का अवसर देना चाहिए कि बताइए पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। ठीक है, अब है स्पर्शीय मानचित्र निर्माण तकनीकी। अब स्पर्शीय मानचित्र निर्माण तकनीकी क्या है। स्पर्शीय मानचित्र दृष्टिबाधित छात्रों को विभिन्न स्थानों
स्थानिक संबंधों और भौगोलिक जानकारी समझने में मदद करते हैं। उन्हें बनाने में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। स्पर्शीय जो चीज है बनाने में कौन कौन से मानचित्र बनाने के लिए कौन कौन से तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सामग्री का चयन, देखिए परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आता है ना, इसीलिए ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। अब सामग्री का चयन क्या क्या होना चाहिए, उभरे हुए कागज, प्लास्टिक, सीट या थर्मोप्लास्टिक जैसी सामग्री का प्रयोग करें। अगर आप लेसन प्लान भी बनाते हैं अलग से, मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल के लिए लेसन प्लान बनाना है, तो ऐसे टॉपिक को आप चुन सकते हैं और लेसन प्लान आप बना सकते हैं। देखिए सामग्री, डिजाइन, लेआउट, शिक्षण सामग्री इत्यादि का आप उसमें बोध कराना होता है, आप उसको इस टॉपिक को ले सकते हैं, ठीक है। अब सामग्री के चयन में क्या क्या लेना है, उभरे हुए कागज, प्लास्टिक शीट या थर्मोप्लास्टिक जैसे सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है डिजाइन और लेआउट, डिजाइन और उसका लेआउट मतलब फाइनलाइजेशन। सरल और सुसंगत डिजाइनों का उपयोग करें ताकि छात्रों को जानकारी समझने में आसानी हो। इसके बाद है स्पर्शीय प्रतीक, जितने भी मटेरियल होने कैसे चाहिए, स्पर्शीय प्रतीक के रूप में होने चाहिए। स्थानों और अन्य विशेषताओं के लिए अलग अलग टेक्सचर और स्पर्शीय प्रतीक का उपयोग करें, ठीक है। लेबलिंग, अगला क्या है इसमें, लेबलिंग। ब्रेल या उभरे हुए अक्षरों का उपयोग करके लेबलिंग करें। प्रत्येक चीज किसमें होना चाहिए, ब्रेल में उभरा हुआ होना चाहिए और लेबलिंग में होना चाहिए, मतलब समानांतर समान होना चाहिए। 5 नंबर है प्रयोग और परीक्षण। छात्रों के साथ स्पर्शीय मानचित्र का प्रयोग करें और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर उसमें सुधार करें। जो भी चीज आपने फाइनल कर लिया है वो छात्रों के सामने साझा करें और उस पर विचार विमर्श करें और उसमें सुधार भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पेपर का ये एक टॉपिक था काफी इम्पोर्टेंट, और ये परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका मैंने आप लोगों के सामने जो चर्चा किया, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब ऐसे क्वेश्चन टॉपिक से कैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आप लोग अब ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, स्पर्शीय मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, ठीक है। विकल्प हमारा है ए सामान्य छात्रों के लिए, बी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, सी केवल शिक्षकों के लिए, डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी सामग्री स्पर्शीय मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त है। पढ़ाते वक्त बताया था मैंने, ए है थर्मोप्लास्टिक, बी कागज, सी कपड़ा, डी कांच। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक। समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सामने शब्द किस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। सामने पढ़ाते वक्त बताया था किस चीज में, दूरी, स्थान, दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्थान।
सामने शब्द का प्रयोग किसमें करते हैं? स्थान संबंधी जानकारी में करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। पीछे और सामने के बीच का संबंध किस प्रकार का है? पीछे और सामने का संबंध किस प्रकार का है? ए समान, बी विपरीत, सी संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विपरीत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विपरीत। अब है क्वेश्चन नंबर 5। दूर शब्द का सही अर्थ क्या है? दूर शब्द का सही अर्थ क्या है? ए है नजदीक, बी अधिक दूरी पर, सी सामान्य दूरी पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अधिक दूरी पर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। किस इकाई का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है? किस इकाई का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है? ए लीटर, बी किलोमीटर, सी ग्राम, डी सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी किलोमीटर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। कंपास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंपास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए दूरी मापने के लिए, बी दिशा ज्ञात करने के लिए, सी स्थान निर्धारित करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। कंपास का उपयोग किसमें किया जाता है? दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर और दक्षिण किस प्रकार की दिशाएं हैं? उत्तर और दक्षिण, देखिए जनरल सवाल है, लेकिन इसको भी आप लोगों को समझना। देखिए कोई सवाल हल्का नहीं होता है, कभी कभी एकदम हल्का सवाल आपको आंसर गलती में ला देता है। ठीक है, इसलिए किसी क्वेश्चन को आप लोग हल्का मत लीजिएगा। उत्तर और दक्षिण किस प्रकार की दिशाएं हैं? ए समान दिशाएं, बी विपरीत दिशाएं, सी कोणीय दिशाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विपरीत दिशाएं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। स्पर्शीय मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर स्पर्शीय जो मानचित्र बन रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल सामान्य छात्रों के लिए उपयोग, बी दृष्टिबाधित छात्रों को भौगोलिक जानकारी प्रदान करना, सी केवल अध्यापक के लिए, डी मनोरंजन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दृष्टिबाधित छात्रों को भौगोलिक जानकारी प्रदान करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब है क्वेश्चन नंबर 10। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्पर्शीय मानचित्र में क्या उपयोग किया जाता है? दृष्टिबाधित छात्रों को स्पर्शीय मानचित्र में क्या उपयोग किया जाता है? रंग, उभरे हुए प्रतीक, सी डिजिटल ग्राफिक्स, सी वीडियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उभरे हुए प्रतीक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 को आप लोग बढ़िया से देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्पर्शीय मानचित्र का निर्माण करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन हमारा क्या है? ए चमक, बी सामग्री की बनावट, सी रंगों की गहराई, डी चित्र की सुंदरता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामग्री की बनावट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। स्पर्शीय मानचित्र किस प्रकार की सामग्री पर बनाया जाता है? स्पर्शीय मानचित्र किस प्रकार की सामग्री पर बनाया जाता है? ए साधारण कागज, बी थर्मोप्लास्टिक, सी लकड़ी, डी धात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक।
ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे उपयोगी शिक्षण उपकरण क्या है? ए है प्रोजेक्टर, बी है स्पर्शीय मानचित्र, सी कंप्यूटर स्क्रीन, डी व्हाइट बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पर्शीय मानचित्र। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊपर और नीचे शब्द किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए है दूरी, बी स्थिति, सी दिशा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। दाएं और बाएं शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दाएं और बाएं शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है दूरी मापने के लिए, बी दिशा समझने के लिए, सी वस्तु 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 की स्थिति बताने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वस्तु की स्थिति बताने के लिए। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या है? सामने शब्द का विपरीत शब्द क्या है? सामने शब्द का विपरीत शब्द क्या है? ए है नीचे, बी ऊपर, सी पीछे, डी बाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पीछे। इसका सही आंसर होगा, सामने का पीछे ना होगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। बीच में शब्द का उपयोग किस प्रकार के संदर्भ में किया जाता है? बीच। ए है स्थिति संबंधी, बी दूरी संबंधी, सी दिशा संबंधी, डी समय संबंधी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बीच में बीच में शब्द का उपयोग किस प्रकार के संदर्भ में किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, स्थिति संबंधी। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई कौन सी स्थिति संबंधी शब्दावली है? इनमें स्थिति संबंधी शब्दावली कौन है? ए है पास, बी दाएं, सी दूर, डी मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाएं। ठीक है। दाएं शब्द क्या है? स्थिति संबंधी शब्दावली है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। 19 हमारा क्वेश्चन क्या है? दूर शब्द का अर्थ क्या है? दूर शब्द का अर्थ है ए अधिक दूरी पर, बी पास में, सी केंद्र में, डी ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अधिक दूरी पर। समझ में आ रहा है ना? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, अधिक दूरी पर। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? पास का विपरीत शब्द क्या है? पास का विपरीत शब्द क्या है? ए है नीचे, बी दूर, सी दाएं, डी पीछे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूर। ठीक है। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 देखिए। दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? ठीक है। ए किलोग्राम, बी लीटर, सी किलोमीटर, डी सेकेंड।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किलोमीटर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 22। 22 हमारा क्वेश्चन क्या है? करीब और दूर शब्द किससे संबंधित है? करीब और दूर शब्द किससे संबंधित है? ए स्थिति, बी दूरी, सी दिशा, डी समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दूरी। ठीक है, अब है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? दृष्टिबाधित छात्रों को दूरी समझाने के लिए किस प्रकार की गतिविधि उपयोगी होती है? ए दृष्टि आधारित खेल, बी स्पर्श आधारित गतिविधि, सी लिखित परीक्षा, डी मौखिक निर्देश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पर्श आधारित गतिविधि। ठीक है, अब चलिए 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिशा ज्ञान को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण क्या है? ए है कंपास, बी मानचित्र, सी वीडियो, डी किताब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कंपास। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। मुख्य दिशाओं में कौन सी दिशा नहीं आती है? ठीक है, ए उत्तर, बी दक्षिण, सी ऊपर, डी पश्चिम। तो बताइए इसमें मुख्य दिशा में कौन नहीं आएगा? तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऊपर। ऊपर कोई दिशा है नहीं, तो इसीलिए ये मुख्य दिशा में नहीं आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। उत्तर का विपरीत दिशा क्या है? उत्तर दिशा हम लोग जो बोलते हैं, इसका विपरीत दिशा क्या है? ये लोग आसान क्वेश्चन है, आप लोग भली बात जानते हैं कि उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण होता है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दक्षिण, बी पूरब, सी पश्चिम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 27। दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा खेल उपयोगी हो सकता है? आप कोई दिव्यांग बच्चे को दिशा संबंधी नॉलेज के लिए खेल खिला रहे हैं, तो कौन सा खेल उपयोगी हो सकता है? पहला है ए पहेली खेल, बी दिशा बताओ खेल, सी छुपा छुपी, डी लिखित परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिशा बताओ खेल। ठीक है, अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिशा ज्ञान के लिए दृष्टिबाधित छात्रों को सबसे पहले कौन सी दिशा सिखाई जानी चाहिए? सबसे पहले उस बच्चे को कौन सी दिशा के बारे में आप उपयुक्त जानकारी देंगे? ए है उत्तर, बी पश्चिम, सी बाएं, डी दक्षिण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर। ठीक है, उसे सबसे पहले उत्तर दिशा का ज्ञान कराएंगे। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्पर्शीय मानचित्र का निर्माण किसके लिए किया जाता है? ये तो आप लोग जानते हैं। ऑप्शन हमारा क्या दिया है? दृष्टिबाधित छात्र, बी सामान्य छात्र, सी अध्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृष्टिबाधित छात्र। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। स्पर्शीय मानचित्र में प्रतीक कैसे होते हैं? स्पर्शीय जो मानचित्र हम लोग बनाएंगे बच्चे के लिए, तो कैसे होते हैं? ए दृश्य आधारित, बी उभरे हुए,
सी चमकीले, डी डिजिटल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उभरे हुए। क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई भी जो शिक्षण लर्निंग मटेरियल रहेगा वो कैसा होना चाहिए? उभरा हुआ होना चाहिए, स्पर्शी होना चाहिए। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आज हमारा पेपर 3 का जो टॉपिक था कि दृष्टिबाधित बच्चों के मानचित्र संबंधी ज्ञान को दर्शाने के लिए और जो स्पर्शीय मानचित्र से हम लोग पढ़ाएंगे उसके लिए कौन कौन सी शब्दावली, कौन कौन सी दिशा, कौन कौन सी स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, तो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। फिर मैं अगले क्लास में इसी पेपर के इसी टॉपिक के बाद का जो यूनिट होगा, चैप्टर होगा, उसी को लेकर हम आप लोगों के सामने आएंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। मेरा मकसद एक ही है कि आप लोग से एक भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो दिमाग फ्री नहीं रहता है। इसीलिए अभी आप लोगों के पास मौका है, आप लोग मौका को चूके मत, प्रत्येक वीडियो देखिए। ठीक है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसी हमारी पाठ्यक्रम के सिलेबस है, उस पर भी ध्यान दीजिए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए, ताकि परीक्षा में कोई, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे, सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर मैं अगले जो क्लास लूंगा इसी टॉपिक का अगला हिस्सा लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। लेकिन आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे VI के स्टूडेंट हैं वो इस मामले में बाकी बच्चों से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। बाकी के जो टीचर IDD के हैं, HI के, उन लोगों का अच्छा चल रहा है और हमारे बच्चे अभी उतना नहीं देख रहे हैं। खैर, मेरा तो काम है आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि कम से कम हमारा भी मनोबल बढ़ाए, ताकि मैं अधिक से अधिक प्रयास करके आप लोगों के सामने अच्छा से अच्छा टॉपिक प्रस्तुत करें परीक्षा संबंधी। ठीक है, और एक चीज आप लोग कीजिए कि ब्रेल को आप लोग घर पर जरूर लिखते रहिए, ताकि इस फील्ड में है तो ब्रेल की जानकारी जरूर होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।